25,000 लाशें और उन सब पर लगा सिर्फ एक ठप्पा लावारिस। जहां पुलिस की गाड़ियां सुरक्षा देने नहीं बल्कि जिंदा इंसानों को उठाकर उनका सौदा करने आती थी। जब पूरा पंजाब इस खौफ से कांप रहा था, तब एक जांबाज इस खूनी तंत्र के सीने पर पैर रखकर खड़दहा हो गया। लेकिन फिर दिवाली की उस काली रात ऐसा क्या हुआ कि पूरी हुकूमत सन्न रह गई। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज इतिहास का वो पन्ना खुलने वाला है जिसे दबाने के लिए कई कत्ल कर दिए गए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार इस वीडियो में 2026 में आई सतलुज मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मूवी की शुरुआत में हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो पेट्रोलिंग करते समय आपस में ही पार्टी कर रहे थे। थोड़ा आगे जाने के बाद वे सभी एक जगह रुक जाते हैं। तभी उनके सामने एक सफेद रंग की मारुति ओमनी वैन आकर रुकती है। उस वैन में कुछ लोगों को बेहोशी की हालत में लाया गया था। पुलिस वाले उन सभी को एक सुनसान इलाके में उतारते हैं और बड़ी ही बेरहमी से गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। कत्ल करने के बाद लाशों को दोबारा उसी गाड़ी में डाल दिया जाता है। तभी एक पुलिस वाला गाड़ी के पीछे बैठी दो औरतों को भी गोली मार देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर उसी गाड़ी में बैठा कांस्टेबल सत्तार बुरी तरह हैरान रह जाता है। इसके बाद उन सभी लाशों को सतलुज पुल के पास ले जाया जाता है और नदी में फेंक दिया जाता है। इसके बाद हमारी मुलाकात जसवंत सिंह से होती है। जसवंत सिंह पेशे से एक बैंकर हैं जो तरन तारण इलाके में अपनी पत्नी, एक बेटे और एक छोटी बेटी के साथ रहते हैं। जसवंत दिल के बेहद साफ इंसान हैं और हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने अपने घर में ही एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है जहां अक्सर गांव वाले अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। एक दिन उनके ऑफिस में दो बुजुर्ग माता पिता आते हैं। वे रोते हुए अपने लापता बेटे की तस्वीर दिखाते हैं और उसे ढूंढने की गुहार लगाते हैं। जसवंत सिंह उन्हें हौसला देते हैं और एक आधिकारिक फाइल सौंपते हुए कहते हैं, ये फाइल आप बड़े बाबू के पास ले जाइए और उन्हें मेरा नाम बता दीजिए, आपका काम हो जाएगा। दोनों बुजुर्ग उनका शुक्रिया अदा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जसवंत सिंह गांव में जाकर कुछ लोगों से गुड़तेज नाम की एक महिला के बारे में पूछताछ करते हैं। जब वह गुड़तेज के परिवार से मिलते हैं तो पता चलता है कि वह पिछले एक हफ्ते से लापता है। जसवंत जब उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, तो घरवालों का दर्द छलक पर डेचता है। उनका कहना था कि पुलिस उनकी एक नहीं सुनती और न ही कोई रिपोर्ट दर्ज करती है। यह सुनकर जसवंत सिंह मायूस होकर अपने घर लौट आते हैं। अब कहानी 6 महीने पीछे फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि वही गुड़तेज नाम की महिला जसवंत सिंह के घर दौड़ते हुए आती है और रोते हुए कहती है कि उसका बेटा कृपाल हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है। यह सुनते ही जसवंत तुरंत दौड़कर कृपाल के घर पहुंचते हैं। वहां गांव वालों की भीड़ लगी थी और बीच में कृपाल की लाश पड़ी थी। दरअसल कृपाल जसवंत का बहुत पक्का दोस्त था। अपने जिगरी दोस्त की लाश से लिपटकर जसवंत फूट फूट कर रोने लगते हैं। इस मौत ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। अगली सुबह जसवंत एक बार फिर गुड़तेज आंटी के बारे में पूछताछ करने गांव जाते हैं। वहां एक महिला बताती है कि गुड़तेज को आखिरी बार गुरुद्वारे में सेवा करते हुए देखा गया था, लेकिन उसके बाद से यानी पिछले एक हफ्ते से किसी ने उन्हें नहीं देखा। महिला यह भी बताती है कि जब भी गुड़तेज को अपने बेटे की याद आती थी तो वह दौड़ी दौड़ी थाने चली जाती थी और पुलिस वालों से सवाल करती थी। इन सब बातों से जसवंत के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगता और वह वापस घर आ जाते हैं। उसी रात जसवंत को नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहे थे कि अगर आज उनकी जगह कृपाल जिंदा होता तो वह क्या करता। तभी उनकी वाइफ उन्हें दिलासा देती है कि गुड़तेज आंटी जल्दी ही मिल जाएंगी। अगली सुबह एक पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर का बर्थडे मनाया जा रहा था और केक काटा जा रहा था। जब इंस्पेक्टर अपने केबिन में जाता है तो वहां पहले से जसवंत सिंह और उनके साथ एक और शख्स गुड़तेज कौर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए बैठे थे। तभी एक कांस्टेबल केबिन में केक लेकर आता है। जसवंत सिंह केक खाने से मना कर देते हैं। इस पर इंस्पेक्टर तंज कसते हुए कहता है, अगर आप हमारा केक खा लेंगे तो हम आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। लेकिन जसवंत सिंह वहां से सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जब वह गुड़तेज के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि इस नाम की कोई भी मरीज वहां भर्ती नहीं हुई है। जसवंत को समझ नहीं आ रहा था कि अब कहां जाएं। तभी उनकी नजर मोर्तुअरी यानी मुर्दा घर के कमरे पर पड़ती है। वह बिना झिझक के दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं।
अंदर का नजारा खौफनाक था। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं और वहां एक लेडी डॉक्टर मौजूद थी। जसवंत सिंह डॉक्टर से पूछते हैं, क्या ये सब लावारिस लाशें हैं? इन्हें यहाँ कौन लेकर आया? डॉक्टर दबी आवाज में कहती है, सबको पता है कि इन लाशों को यहाँ कौन लाता है, बस कोई मुंह नहीं खोलना चाहता। जब जसवंत डॉक्टर को गुरतेज की फोटो दिखाते हैं तो डॉक्टर सन्न रह जाती है। तभी एक कंपाउंडर डॉक्टर को बुलाने आ जाता है। जाते जाते डॉक्टर जसवंत से बस इतना कहती है, ये आपको यहां नहीं मिलेंगी। हॉस्पिटल से बाहर आने पर जसवंत की मुलाकात सतनाम सिंह से होती है। जब जसवंत उसे गुरतेज आंटी की फोटो दिखाते हैं तो सतनाम कहता है, ये औरत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, इन्हें ढूंढना बंद करो और सीधे अपने घर जाओ। दरअसल सतनाम और जसवंत दोस्त हैं। सतनाम इशारों में कहता है कि तुम इन्हें गलत जगह ढूंढ रहे हो, लेकिन जब जसवंत इसकी वजह पूछते हैं तो सतनाम बात को टाल देता है और जसवंत को इस मामले से दूर रहने की हिदायत देता है। अब जसवंत सिंह ढूंढते ढूंढते श्मशान घाट पहुंच जाते हैं। वहां का कर्मचारी बताता है कि यहां हर रोज अनगिनत लाशें आती हैं, इसलिए किसी एक को पहचान पाना नामुमकिन है। जसवंत जब पूछते हैं कि इन लाशों का रिकॉर्ड या नाम कौन लिखता है तो वह आदमी बताता है कि जहां से चिता की लकड़ियां आती हैं वही लोग नाम वगैरह नोट करते हैं। वह आदमी जसवंत को लकड़ी डिपो से आई कुछ रसीदें थमा देता है। उस लिस्ट को खंगालते ही जसवंत के होश उड़ जाते हैं। उसमें गुरतेज का नाम दर्ज था, लेकिन आगे लिखा था लावारिस लाश, यानी पुलिस ने उनका फर्जी एनकाउंटर कर दिया था। यह सच जानने के बाद जसवंत दोबारा सतनाम के पास जाते हैं। दोनों एक तालाब के किनारे मिलते हैं जहां जसवंत सतनाम को सच उगलने पर मजबूर कर देते हैं। अब सतनाम फ्लैशबैक की खौफनाक दास्तान सुनाता है। जब गुरतेज आंटी अपने बेटे के बारे में पूछने थाने गई थी तो पुलिस वाले उन्हें डरा धमका कर भगाने की कोशिश की, लेकिन गुरतेज आंटी नहीं मानी और पुलिस से भिड़ गई। गुस्से में वह खुद अपने बेटे कृपाल का नाम चिल्लाते हुए पुलिस की जीप में जाकर बैठ गई। इसके बाद वही मंजर सामने आता है जो कहानी की शुरुआत में था। जीप में बैठी जिन दो औरतों को गोली मारी गई थी उनमें से एक गुरतेज आंटी ही थी। इस सच का पता सतनाम को चल चुका था। सतनाम आगे बताता है कि गोली मारने के बाद जब उनकी बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनकी सांसें चल रही थीं, लेकिन एक बेरहम इंस्पेक्टर उन्हें फिर से शहर से दूर ले गया और उन्हें पूरी तरह खत्म करने के बाद दोबारा हॉस्पिटल लाकर लावारिस घोषित कर दिया। इसके बाद चुपचाप उनकी बॉडी को जला दिया गया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। यह भयानक सच सुनकर जसवंत सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह भारी मन से घर लौटते हैं और पूरी बात अपनी पत्नी को बताते हैं। अगली सुबह जसवंत सिंह श्मशान घाट से मिली उस लिस्ट को लेकर एक मानवाधिकार वकील लॉयर के पास पहुंचते हैं। वह बताते हैं कि इस एक लिस्ट में 600 नाम हैं और यह तो सिर्फ एक श्मशान घाट की कहानी है, जबकि पंजाब में ऐसे न जाने कितने श्मशान घाट हैं। जसवंत कहते हैं, ये तो वो आंकड़े हैं जो सरकारी कागजों में दर्ज हैं, लेकिन जिन्हें नदियों और तालाबों में बहा दिया गया उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। लॉयर मामले की गंभीरता को समझते हुए कहता है, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। तुम बाकी के श्मशान घाटों से भी ऐसी सूचियां इकट्ठा करो, तभी हम कोर्ट में कोई बड़ा केस बना पाएंगे, वरना इन कागजों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसके बाद जसवंत सिंह मिशन पर निकल जाते हैं। वह इलाके के हर श्मशान घाट और लकड़ी बेचने वाले डिपो की खाक छानते हैं और रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं। एक दिन जब वह श्मशान घाट में थे तभी पुलिस की एक गाड़ी वहां लावारिस लाशों को ठिकाने लगाने आती है। जसवंत सिंह छिपकर उन सभी लाशों और पुलिस की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं और वकील के सामने ले जाकर रख देते हैं। वकील उन्हें सलाह देता है, इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं उन सबके घर जाओ और उनके परिवार वालों को सच बताओ कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ है। जब सब पीड़ित एक साथ आएंगे तभी यह लड़ाई जीती जा सकती है। दूसरी तरफ उनका दोस्त सतनाम सिंह भी अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस स्टेशन से असली FIR की कॉपियां लाकर जसवंत को सौंप देता है। अब जसवंत सिंह हर उस परिवार के घर जाते हैं जिनके बच्चे लापता थे और उन्हें बताते हैं कि उनके अपने अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें पुलिस द्वारा मारा जा चुका है। जसवंत सिंह उन सभी पीड़ित परिवारों को एकजुट करते हैं और एक स्थानीय अदालत में न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन कोर्ट में बैठी जज साहिबा उनके दावों को गंभीरता से नहीं लेती। इसके बाद हमारी एंट्री होती है IPS बिट्टा की, जो सीधे मुख्यमंत्री CM के दफ्तर पहुंचता है। CM अखबारों में छप रही इन खबरों से बेहद परेशान थे। वह बिट्टा से पूछते हैं, आखिर यह जसवंत सिंह कौन है जो सरकार और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है? बिट्टा बेहद चालाकी से कहता है, आप फिक्र मत कीजिए सर,
मैं इसे अपने तरीके से संभाल लूंगा। इसके तुरंत बाद जसवंत सिंह के घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया जाता है और उनके घर आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी जाने लगती है। इसके बाद आईपीएस बिट्टा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वह दावा करता है कि 56 आतंकवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है और समाज में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि पुलिस बेगुनाहों को मारकर लावारिस बताकर जला रही है। बिट्टा कहता है कि जिन लाशों को जलाया गया वे लावारिस नहीं बल्कि खूंखार आतंकवादी थे। जसवंत सिंह ने जो ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार के उल्लंघन का दावा किया था, बिट्टा उसे सिरे से खारिज कर देता है। वह मंच से कहता है कि जो लोग लापता बताए जा रहे हैं वे असल में गैरकानूनी तरीके से यूरोप और अमेरिका जाकर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं और जसवंत सिंह सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चमकाने के लिए सरकार को बदनाम कर रहा है। दूसरी तरफ जसवंत सिंह अपनी एक पब्लिक मीटिंग में इस बात का करारा जवाब देते हैं। वह जनता के सामने सवाल उठाते हैं, अगर वो लोग सच में यूरोप और अमेरिका में मजदूरी कर रहे हैं तो उनका नाम वीज़ा लिस्ट में होना चाहिए था, लेकिन उनका नाम श्मशान घाट की लावारिस लिस्ट में क्या कर रहा है? क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है? इसी मीटिंग के दौरान जसवंत सिन्हा आईपीएस बिट्टा को लाइव डिबेट के लिए ओपन चैलेंज दे देते हैं। अगले ही दिन यह चुनौती अखबारों की हेडलाइन बन जाती है। मीडिया वाले बिट्टा को घेर लेते हैं। एक महिला रिपोर्टर सीधा सवाल दागती है, राजस्थान सरकार का कहना है कि पंजाब की तरफ से आने वाली नदियों में लगातार लाशें बहकर आ रही हैं। क्या आप बताएंगे कि वो किसकी लाशें हैं? क्योंकि सीएमओ ने उन्हें अनवेरिफाइड अपुष्ट बताते हुए महज एक हादसा कहा है। जब मीडिया बिट्टा से डिबेट के बारे में पूछती है तो सीएम का अधिकारी बिट्टा को कुछ भी बोलने से रोक देता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहीं खत्म कर देता है। मामला बढ़ता देख आईपीएस बिट्टा तरन तारण पुलिस स्टेशन में एक बेहद सख्त ऑफिसर एसएसपी सुरजीत सुग्गा की पोस्टिंग करवाता है। बिट्टा सुग्गा को साफ निर्देश देता है, इस केस से जुड़ी पल पल की रिपोर्ट सीधे मुझे मिलनी चाहिए। जैसे ही कमान सुग्गा के हाथ में आती है, इलाके में पुलिस का जुल्म और तेज हो जाता है। तभी एक बैकग्राउंड वॉइस ओवर के जरिए हमें पता चलता है कि यह खूनी खेल पिछले 10 सालों से चल रहा था, जिसे सब ने नजरअंदाज किया। लेकिन जब जसवंत सिंह की टीम ने इस काले सच को दुनिया के सामने रखा, तब भी सिस्टम इसे दबाने की कोशिश करता रहा। अब जसवंत सिंह बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। उनकी साफ मांग थी कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। इसी बीच जसवंत सिंह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुलावा आता है। उन्हें वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसी द्वारा कनाडा आमंत्रित किया जाता है। जसवंत सिंह बिना वक्त गंवाए कनाडा पहुंचते हैं और वहां इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पंजाब पुलिस और सरकार के इस खौफनाक चेहरे को बेनकाब कर देते हैं। वह पूरी दुनिया को बताते हैं कि कैसे पंजाब के नौजवानों को गायब करके मौत के घाट उतारा जा रहा है। कनाडा में हुए इस खुलासे से पंजाब सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ जाती है। दिल्ली से भी राज्य सरकार पर भारी प्रेशर बनने लगता है। इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर सरकार को डर था कि जसवंत सिंह पर हमला हो सकता है, इसलिए वे उनके घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर देते हैं। लेकिन जसवंत सिंह ये सरकारी सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर देते हैं। उनका कहना था, जब मेरे गांव के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं तो मुझे अकेले सुरक्षा लेने का कोई हक नहीं है। तभी जसवंत के पास इलाके के एमएलए का फोन आता है और उन्हें एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वहां एसएसपी सुग्गा और कई बड़े पुलिस अधिकारी पहले से मौजूद थे। एमएलए जसवंत को अकेले कमरे में ले जाकर समझाते हैं, घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है जसवंत। जसवंत सिंह करारा जवाब देते हैं, 1984 में भी आपने यही कहा था कि घर की बात घर में रहे, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। कोई तो होगा जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा। एमएलए उन्हें धमकाते हुए कहता है, तुम्हारा एक छोटा सा परिवार है जसवंत, और तुमने तो पुलिस प्रोटेक्शन भी छोड़ दी है। जसवंत सिंह बिना डरे कहते हैं, भले ही मेरा परिवार छोटा है, लेकिन यह पूरा गांव भी मेरा ही परिवार है। आप सिर्फ मेरे परिवार की फिक्र कर रहे हैं और मैं उन हजारों परिवारों के बारे में सोच रहा हूं जिनके बच्चों की लाशों के आगे आपके डिपार्टमेंट ने लावारिस लिख दिया। एमएलए जसवंत सिंह को आखिरी चेतावनी देते हुए इस मामले से पीछे हटने को कहता है, लेकिन जसवंत उनकी बात अनसुनी करके वहां से चले जाते हैं। उसी रात एसएसपी सुग्गा जसवंत के दोस्त सतनाम सिंह के घर धमक पड़ता है। वह बड़े आराम से वहां खाना खाता है और फिर अपने आदमियों से कहकर 2 बंधकों को सतनाम के सामने लाकर बिठा देता है। सुग्गा सतनाम की आंखों में देखते हुए कहता है, ये दोनों गद्दार हैं, अगर तुम मेरी जगह होते तो इन्हें क्या सजा देते? सतनाम खामोश रहता है। सुग्गा बिना पलक झपकाए उन दोनों को वहीं गोली मार देता है। फिर वह सतनाम को डराते हुए कहता है,
हमें खबर मिली है कि हमारे ही महकमे का कोई आदमी अंदर की खुफिया फाइलें बाहर भेज रहा है और मुझे पता चला है कि जसवंत सिन्हा तुम्हारा जिगरी दोस्त है। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने आखिरी बार अपनी दोस्ती कब निभाई थी? खौफनाक माहौल देखकर सतनाम की बूढ़ी माँ सुग्गा के आगे हाथ जोड़कर रोने लगती है। साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो, इससे गलती हो गई, इसकी पत्नी भी प्रेग्नेंट है। लेकिन बेरहम सुग्गा पर कोई असर नहीं होता और वह सतनाम समेत उसके पूरे परिवार को वहीं खत्म कर देता है। अगली सुबह पुलिस इस पूरे हत्याकांड को एक नया मोड़ दे देती है। मीडिया में खबर फैलाई जाती है कि सतनाम का पूरा परिवार हथियारों की तस्करी और आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। सतनाम के घर का एक और कांस्टेबल सदस्य जो उस रात बाहर था, जब सुबह घर लौटता है तो पूरे परिवार की लाशें देखकर सन्न रह जाता है। इस दिल दहला देने वाली घटना से जसवंत सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह एक बड़ी जनसभा में दहाड़ते हुए कहते हैं, मुझे प्रोटेस्ट करते हुए 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन इंसाफ मिलने की बजाय मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अगर मुझे या मेरी फैमिली को खरोंच भी आई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब पुलिस और इस सरकार की होगी। तभी सूबे के मुख्यमंत्री अपनी सरकारी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तभी सतनाम के घर का वही बचा हुआ कांस्टेबल चुपचाप सीएम की गाड़ी में आकर बैठ जाता है। वह सीएम की तरफ देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराता है और अगले ही पल पूरी गाड़ी एक जोरदार धमाके के साथ उड़ जाती है। इस बड़े ब्लास्ट का सारा ठीकरा आईपीएस बिट्टा के सिर फोड़ा जाता है कि उसकी सुरक्षा में चूक की वजह से सीएम की जान गई। जसवंत सिंह के घर पर हर रोज की तरह सुबह उनकी पत्नी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए स्कूटर से निकलती है। उस वक्त जसवंत के घर उनका एक साथी संजीव आया हुआ था और जसवंत घर के बाहर अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे। तभी अचानक वहां एक लाल रंग की मारुति ओमनी वैन आकर रुकती है। गाड़ी से कुछ नकाबपोश लोग उतरते हैं और जसवंत सिंह को जबरदस्ती खींचकर गाड़ी में डाल लेते हैं। अंदर बैठा संजीव जब तक दौड़कर बाहर आता है, तब तक वो लोग जसवंत सिंह को किडनैप करके रफू चक्कर हो चुके थे। जसवंत सिंह के इस तरह अचानक गायब होने से पूरे पंजाब में हाहाकार मच जाता है। जनता सड़कों पर उतर आती है और हर तरफ से इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग उठने लगती है। पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, जसवंत सिंह कहाँ है? जसवंत सिंह की पत्नी एक बड़ी रैली में रोते हुए कहती हैं, जसवंत ने कहा था कि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पुलिस का हाथ होगा। जब सरकार से कोई जवाब नहीं मिलता तो वह सीधे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाते हुए आदेश देता है कि अगर 1 महीने के भीतर पुलिस जसवंत सिंह को नहीं ढूंढ पाई तो यह केस सीधे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दिन गुजरते जाते हैं लेकिन जसवंत सिंह का कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार केस की कमान सीबीआई के सीनियर ऑफिसर समुंदर सिंह को सौंपी जाती है। समुंदर सिंह चार्ज लेते ही एक्शन में आते हैं और सबसे पहले जसवंत सिंह के घर पहुंचकर उनकी पत्नी से पूछताछ करते हैं। जसवंत की पत्नी रोते हुए उस सुबह का मंजर बयां करती है। मैं सुबह जब बच्चे को स्कूल छोड़ने निकली थी तो गली के मोड़ पर सादे कपड़ों में कुछ पुलिस वाले एक जीप में खड़े थे और वो लगातार हमें ही घूर रहे थे। फिर करीब 9:30 बजे संजीव का फ़ोन आया और उसने बताया कि कुछ लोग जसवंत को उठा ले गए हैं। मैं संजीव को लेकर तुरंत थाने गई, लेकिन पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखना तो दूर, हमें डांट कर भगा दिया। ये सुनते ही समुंदर सिंह को दाल में कुछ काला नजर आता है। वह बड़ी ही बारीकी से सबूत जुटाने निकल पड़ते हैं। वह श्मशान घाट और उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां जसवंत गए थे, लेकिन पता चलता है कि सरकार ने उन सभी संवेदनशील फाइलों को सील कर दिया है। इसी बीच समुंदर सिंह टीवी पर देखता है कि संजीव लाइव आकर पूरी घटना का खुलासा कर रहा है कि कैसे एक रद्द ओमनी वैन जसवंत को उठाकर ले गई और उस वैन के पीछे तरन तारण पुलिस की ही गाड़ी प्रोटेक्शन दे रही थी। सीबीआई ऑफिसर तुरंत जसवंत सिंह के पड़ोसियों को समन भेजते हैं। पूछताछ में एक पड़ोसी बताता है, मैंने पीछे वाली गाड़ी में देखने की कोशिश की थी, लेकिन शीशे काले होने के कारण कुछ साफ नहीं देखा। तभी दूसरा पड़ोसी एक बड़ा खुलासा करता है, सुबह करीब 9:30 बजे मैं सब्जी लेकर आ रहा था। जैसे ही मोड़ पर गाड़ियां स्लो हुई, मैंने वैन के शीशे से जसवंत सिंह को देखा। वह चिल्लाकर मुझसे मदद मांग रहे थे। मैंने गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो तेजी से निकल गए। पड़ोसी उस लाल वैन का नंबर भी बताता है, PMT 13-13। जब समुंदर सिंह उन्हें कोर्ट में गवाही देने को कहते हैं
तो दोनों पड़ोसी डर जाते हैं और पुलिस के लफड़े में पड़ने से मना कर देते हैं। अब सीबीआई का शिकंजा सीधे डीएसपी जगपाल सिंह के ड्राइवर पर कसता है। ड्राइवर से सख्ती से पूछताछ करने के बाद समुंदर सिंह सीधे डीएसपी जगपाल के पास भी पहुंचते हैं और उन्हें बिठाकर उनसे पूछताछ शुरू करते हैं। समुंदर सिंह सीधा सवाल करते हैं, जसवंत सिंह कहाँ है? डीएसपी जगपाल बड़ी चालाकी से मुकर जाता है, हमारे पास जसवंत सिंह को किडनैप करने की कोई वजह नहीं थी, हम भला उसे किडनैप क्यों करेंगे? समुंदर सिंह टेबल पर हाथ मारकर कहते हैं, वजह यह थी कि वह तुम सबको एक्सपोज कर रहा था। जब सीबीआई ऑफिसर उन पर दबाव बनाते हैं कि यह सब किसके कहने पर किया और कौन तुम्हें यह सब ऑर्डर देता है, तो डीएसपी टूट जाता है और कहता है, सर, हमें सिर्फ ऊपर से आतंकवादियों को खत्म करने का ऑर्डर आता है। समुंदर सिंह कड़क कर पूछते हैं, बताओ कौन है इसके पीछे? डीएसपी घबराकर कहता है, जो भी हैं वो इस वक्त चंडीगढ़ गए हुए हैं और 2 दिन में लौट आएंगे, आप खुद ही उनसे इत्मीनान से पूछ लीजिएगा। इसके बाद सीबीआई की टीम उस लाल ओमनी वैन के मालिक को बुलाकर पूछताछ करती है। मालिक डरते हुए बताता है कि साहब, उस दिन मेरी गाड़ी पुलिस महकमे के लोग ही लेकर गए थे और इसी वजह से मैंने उनका नाम रजिस्टर में नहीं लिखा, क्योंकि डिपार्टमेंट वालों से क्या ही पैसा लेना। समुंदर सिंह पूछते हैं, अब तुम्हारी वैन कहाँ पर है? गाड़ी की लोकेशन मिलते ही सीबीआई की टीम अपनी फोर्स के साथ उस जगह पर छापा मारती है, लेकिन वहां तो एक पुलिस इंस्पेक्टर की शादी चल रही थी और सब इंस्पेक्टर खूब नाच रहा था। सीबीआई दोनों को वहां से उठाकर सीधे पूछताछ के लिए लाती है, लेकिन वो दोनों शातिर पुलिस वाले सीबीआई ऑफिसर को कोई भी साफ साफ जवाब नहीं देते, वो बस बातें ही घुमाते रहते हैं। जैसे ही जसवंत सिंह के बारे में पूछा जाता है, वे दोनों चुप्पी साध लेते हैं। इसके बाद सीबीआई वाले कहर सिंह नाम के एक शख्स से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि 7 सितंबर को उसे जेल से रिहा किया गया था, यानी ठीक उसके एक दिन पहले, जब 6 सितंबर को जसवंत सिंह का अपहरण हुआ था। समुंदर सिंह के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अगर जसवंत सिंह को जेल में लेकर गए होंगे तो कहर सिंह को उसके बारे में जरूर पता होगा। पूछताछ करने पर कहर सिंह बताता है कि साहब, पिछली रात मैं जिस जेल में था उसके साइड वाली कोठरी में किसी को लाया गया था। उनकी आवाज़ें सुनकर मुझे पता चला कि कोई जसवंत सिंह नाम का आदमी था और पुलिस वाले उसको गाली देकर बुला रहे थे। समुंदर सिंह बार बार उससे कंफर्म करते हैं कि क्या उसने सच में जसवंत सिंह का ही नाम सुना था। वह आदमी पूरे यकीन के साथ कहता है, हाँ, पुलिस वाले उस आदमी को बहुत ही पीट रहे थे और काफ़ी देर उसको पीटने के बाद वहाँ से चले गए, लेकिन जाते जाते एक गार्ड को निगरानी के लिए छोड़ गए। जब समुंदर सिंह उसका नाम पूछते हैं तो कहर सिंह कहता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता, उसने यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें हरे रंग की थीं। समुंदर सिंह उसे सरकारी गवाह बनने के लिए कहते हैं, लेकिन कहर सिंह इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसको भी अपनी जान का खतरा था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर सुग्गा सिंह के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं कि हमारे 400 रिश्तेदारों के बीच से सीबीआई वाले हमें उठाकर ले गए। तभी अगले दिन समुंदर सिंह डायरेक्ट सुग्गा सिंह से मिलने के लिए पहुंच जाता है और सबसे पहले यही सवाल करता है कि क्या तुम जसवंत सिंह को जानते हो? लेकिन सुग्गा सिंह कोई साफ जवाब नहीं देता, बस इतना ही बताता है कि वह लापता हो गया है। समुंदर सिंह कहते हैं कि जसवंत सिंह ने अपनी आखिरी स्पीच में तुम्हारा ही नाम लिया था कि अगर वह गायब हो गया तो समझ लेना कि इसमें एसपी सुग्गा सिंह का ही हाथ होगा। जसवंत सिंह को गायब हुए अब पूरे 2.5 महीने बीत चुके थे, लेकिन अब तक उसका कोई भी अता पता नहीं चला था। जसवंत सिंह की पत्नी का कहना था कि पुलिस जानबूझकर चुप्पी साधे बैठी है और कोई भी एक्शन नहीं ले रही। तभी भीड़ के बीच में से समुंदर सिंह आता है और दोबारा से जसवंत सिंह की वाइफ से बातचीत करता है। वह बताता है कि मुझे एक नया विटनेस मिला है जिसका नाम कहर सिंह है। उसका कहना है कि 6 सितंबर को जसवंत सिंह को कंग पुलिस की जेल में रखा गया था और अब तक मेरे पास 3 गवाह हो चुके हैं। जल्दी ही मैं जसवंत सिंह को ढूंढ निकालूंगा। ये खबर सुग्गा सिंह तक पहुंच जाती है। खौफ पैदा करने के इरादे से सुग्गा सिंह रात के अंधेरे में जसवंत सिंह के घर पहुंच जाता है और जसवंत सिंह की पत्नी को डराने की कोशिश करता है। सुग्गा सिंह कहता है कि अपनी छोटी सी फैमिली की चिंता करो, वरना आगे चलकर तुम्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जसवंत की पत्नी डरने की बजाय खुलकर उसका विरोध करती है। सुग्गा सिंह कहता है कि अगर तुम कंप्लेंट वापस लोगी तो हम लोग तुरंत ही जसवंत सिंह को ढूंढने में अपनी टीम लगा देंगे,
लेकिन अगर तुमने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो रब रखा। जाते जाते वह यह भी कहकर जाता है कि तुम अपने बच्चों को लेकर लंदन अमेरिका चली जाओ और जसवंत सिंह की चिंता छोड़ दो। मैं जैसे ही उसको ढूंढ लूंगा उसको भी तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। लेकिन जसवंत की वाइफ तो केस वापस लेने से साफ साफ इनकार कर देती है और सुग्गा सिंह को घर से बाहर जाने के लिए कहती है। तभी अगली सुबह अखबार में एक ऐसी खबर छपती है जो हर किसी को सन्न कर देती है। इस खबर को सुनकर सबसे ज्यादा हैरान सुग्गा सिंह ही होता है, क्योंकि बिट्टा रिटायर होने वाला था और अब उनकी जगह पर कोई दूसरा ही ऑफिसर आने वाला था। तभी नया आईपीएस ऑफिसर आता है और सभी पुलिस वालों को इकट्ठा करके एक जोरदार स्पीच देता है। हमें पंजाब को पहले से बेहतर बनाना है और पंजाब पुलिस पर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं उन सभी के खिलाफ एक्शन लेना है। हमारा सबसे पहला मकसद ये होगा कि पंजाब के लोगों के बीच में जो डर पैदा हुआ है उसको खत्म करना है। इसके बाद नया आईपीएस सुग्गा सिंह को अपने पास बुलाता है और उसको अखबार की कुछ कटिंग दिखाता है जिसमें सुग्गा के खिलाफ ढेर सारी खबरें छपी हुई थी। ऑफिसर सुग्गा से जसवंत के बारे में बात करता है, लेकिन सुग्गा बताता है कि वह लापता हो गया है, हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ऑफिसर उसको समझाता है कि जनता तो पहले ही तुमसे नफरत करती है और अब तुम्हारे खिलाफ कभी भी इंक्वायरी भी बैठ सकती है, और अगर इंक्वायरी बैठी तो तुम्हारे कई सारे केस रीओपन हो जाएंगे और फिर तुम बच नहीं पाओगे। वह ऑफिसर सुग्गा सिंह को 7 दिन का समय देता है कि 7 दिन के अंदर अंदर जसवंत सिंह मेरे सामने होना चाहिए, इसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। वहां से निकलकर सुग्गा सिंह सीधा अपने पुराने आईपीएस बॉस के पास जाता है। उनका कहना था कि मैंने सुना है कि 3 गवाह मिले हैं, जबकि गवाह तो 2 होने चाहिए थे। जल्दी से तीसरे के बारे में पता करो और उसे खत्म कर दो। और अगली सुबह ऐसा ही होता है। सीबीआई को जब इसके बारे में पता चलता है तो वह तुरंत ही कहर सिंह के घर पर पहुंच जाती है, जहां कहर सिंह और उसके पिता का एनकाउंटर कर दिया गया था। और जब वह जसवंत सिंह के पड़ोसियों का घर देखते हैं तो वहां पर भी ताले लगे हुए थे। अब कोर्ट की सुनवाई का समय आ जाता है और उनके पास जो 3 गवाह थे वह सारे के सारे कहीं गायब हो चुके थे। जसवंत के वकील अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोर्ट तो गवाह के सिर पर चलती है। फिर वकील कोर्ट के सामने अपनी बात रखता है और बताता है कि तरनतारण पुलिस स्टेशन में जितने भी ऑफिसर आए हैं वह 10 महीने के अंदर अंदर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गए। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा तीर मार दिया जो इतनी जल्दी उनको ऊंची पोस्ट दे दी गई। वकील के कहे अनुसार जसवंत सिंह को किडनैप करने में जितने भी ऑफिसर शामिल थे उन सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद सीबीआई ऑफिसर समुंदर सिंह सुग्गा सिंह के पास जाता है और उससे इस तरह से बात करता है जैसे वह लाचार हो गया हो, क्योंकि उसके सीनियर रिटायर हो गए हैं और जूनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। अब वह इस खेल में अकेला ही बचा है और जल्दी ही उसका भी पत्ता साफ हो जाएगा। अकेला पड़ चुका सुग्गा सिंह बिट्टा के पास कॉल करता है, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी बिट्टा उसका फोन नहीं उठाता। अब वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में शराब पीने लगता है, लेकिन आखिर में बिट्टा उसका फोन उठा ही लेता है। फिर सुग्गा सिंह बिट्टा से जवाब मांगता है और अपनी हेल्प करने के लिए कहता है, क्योंकि वह बुरी तरह से फंस चुका था। वह कहता है कि अगर मेरा ट्रांसफर जल्दी ही यहां से नहीं करवाया गया तो मैं तो डूबूंगा ही, साथ में सबको लेकर डूबूंगा। सुग्गा की यह बातें सुनकर बिट्टा समझ जाता है कि सुग्गा की वजह से वह भी खतरे में पड़ सकता है, इसलिए वह तुरंत ही सुग्गा को कुछ आदेश देता है और सुग्गा भी तुरंत अकेले ही गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ता है। तभी अगली सुबह सुग्गा की लाश ट्रेन की पटरियों के बीच पड़ी मिलती है और उसकी लाश के पास एक नोट भी मिलता है कि डर में जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं, और नीचे सुग्गा सिंह लिखा हुआ था। फिर बिट्टा एक कॉन्फ्रेंस रखता है और सबको बताता है कि यह सब ह्यूमन राइट्स और सीबीआई की वजह से ही हुआ है। हमारा बंदा इतना ज्यादा डर गया कि उसने खुद की जान ले ली। इस समय सीबीआई ऑफिसर समुंदर सिंह भी वहां पर मौजूद थे। तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसकी आंखें एकदम हरी थीं, जैसा कि कहर सिंह ने बताया था। समुंदर सिंह तुरंत उसको पकड़ लेता है और पूछताछ के लिए ले जाता है। उस आदमी का नाम था कुलजीत। अब कुलजीत को सब कुछ पता था, लेकिन वह गवाही नहीं देना चाहता था। वह बताता है कि मैं एक मामूली सा पुलिस वाला हूं और अब तक तो मेरी नौकरी भी परमानेंट नहीं हुई। फिर समुंदर सिंह कहता है कि अगर तुम कोर्ट में गवाही दोगे तो मैं तुम्हारी नौकरी परमानेंट करवा दूंगा। ये बात सुनकर कुलजीत सिंह मान जाता है। फिर जब कुलजीत को कोर्ट में पेश किया जाता है तो सवाल पूछा जाता है कि 6 सितंबर की रात तुम कहां पर थे। वो कहता है कि
मैं कंग पुलिस स्टेशन में था और वहां पर मेरी गार्ड की ड्यूटी लगी थी। लेकिन कुलजीत यह नहीं बताता कि वहां पर जसवंत सिंह भी था, यानी कि अब वह अपनी गवाही से पलट चुका था। वह साफ साफ कह देता है कि सीबीआई वालों ने मुझ पर प्रेशर बनाया था कि मैं कोर्ट में यह कह दूं कि जसवंत सिंह भी उसी पुलिस स्टेशन में था। ये बात सुनने के बाद जज साहब सीबीआई पर नाराज हो जाते हैं और कोर्ट में झूठी गवाही दिलवाने के जुर्म में सीबीआई ऑफिसर समुंदर सिंह को इस केस से भी हटा दिया जाता है। तभी रात को जब कुलजीत सिंह सोने की कोशिश करता है तो उसे जसवंत सिंह का ख्याल आता है। उसे लगता है जैसे जसवंत सिंह कह रहे हों कि जहां पर मैं गया हूं वहां पर तेरे जैसे और भी कई लोग हैं और भी बहुत सारे आने वाले हैं। उसकी यह बातें सुनकर कुलजीत रो पड़ता है और अगले ही पल जसवंत सिंह वहां से ओझल हो जाते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर दोबारा से कुलजीत सिंह सीबीआई ऑफिसर समुंदर के पास जाता है और गवाही देने के लिए मान जाता है। हालांकि इस पर बाकी के सीबीआई ऑफिसर मानते नहीं, क्योंकि कुलजीत एक बार तो पलट चुका था, जिसकी वजह से सीबीआई की बदनामी हो गई और हो सकता है कि यह दूसरी बार भी पलट जाए। लेकिन समुंदर सिंह कुलजीत को आखिरी चांस देते हैं और उसे फिर से कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। इस बार वह कोर्ट में बिना डरे सब कुछ सच सच बता देता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। वह बताता है कि उस दिन जब जसवंत सिंह की पत्नी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई तो उनके जाते ही रेड कलर की ओमनी वैन उनके दरवाजे पर आ पहुंची। उस समय जसवंत सिंह अपनी कार साफ कर रहा था और उसी हाल में उसको किडनैप कर लिया गया। उस ओमनी वैन के पीछे एक पुलिस की गाड़ी भी थी जिसमें बाकी पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे। फिर जसवंत सिंह को पकड़कर कंग जेल में ले जाया जाता है और वहां पर उसे खूब पीटा जाता है। लेकिन बावजूद इसके जसवंत सिंह अपनी बात पर अड़ा रहा, जबकि सुग्गा उसको बार बार बोल रहा था कि तुम इस मामले से पीछे हट जाओ। लेकिन जसवंत सिंह किसी की भी बात नहीं सुनता। हर रात जसवंत सिंह को खूब टॉर्चर किया जाता था और खूब मारा जाता था, लेकिन जसवंत सिंह ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। फिर दिवाली की उस रात सुग्गा सिंह ने उसको गोली मार दी और मुझे बोला कि इसकी लाश को दरिया में फेंक देना, मछलियां भूखी हैं, उनका पेट भर जाएगा। कुलजीत की यह सब बातें सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद हर एक आदमी रोने लगता है। कुलजीत यह भी बताता है कि जब जसवंत सिंह मर गए थे तो उन्हें पुल से दरिया में फेंक दिया गया और यह घटना उसी दिन की थी जिस दिन सुग्गा सिंह जसवंत के घर पर उसकी पत्नी को डराने के लिए गया था। वह दिवाली की रात थी। कुलजीत सिंह की सारी बातें सुनने के बाद कोर्ट पंजाब पुलिस के ऊपर खड़ी से खड़ी कार्रवाई करने की सजा सुनाती है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।